हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 3 मई के करेंट अफेयर्स। सबसे पहले अब बात करेंगे आज का इम्पॉर्टेंट डे। तो आज वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रेस फ्रीडम के बारे में, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल इसकी 30th एनिवर्सरी है। तो 30वीं सालगिरह मनाई जा रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की। इस दिन को शुरुआत यूनेस्को के द्वारा किया गया था। यूनेस्को ने इस दिन की स्टार्टिंग की थी। 3 मई को हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं। और हमारी जो प्रेस की फ्रीडम है ना, ये हमको आर्टिकल नंबर 19 में देखने को मिल जाएगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 में आपको प्रेस फ्रीडम के बारे में जानकारी मिलेगी। अब बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के थीम के बारे में। तो थीम देखिएगा, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइव फॉर ऑल अदर ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट जो है वो यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम है। बस इतनी थीम आपको याद रखनी है। क्लियर है। अब बात करते कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में। पहले इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे कुछ न्यूज़ में, उनको हम देखेंगे एक एक करके। फिर हम कुछ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर चर्चा करेंगे। हमारे पास आज जो है वो डिफेंस की न्यूज़ है, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ है, हम उनको भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको जो भी न्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो हेडलाइन फॉर्म में मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। आज की क्लास का पीडीएफ अगर लेना हो तो परचम के टेलीग्राम पे आपको आज की क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। ओके है। वीडियो के लास्ट में रिवीजन क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्वेश्चन है और क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। बस एक छोटा सा काम आपको करना है आपके फ्रेंड्स के साथ, जिन लोगों को कभी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम या फिर सीजीएल का एग्ज़ाम या कोई भी वन डे एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी डेली 7 AM जो है हमारे साथ जुड़ सकें डेली करेंट अफेयर्स में। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको बतानी है। मैंने टू द पॉइंट सीरीज़ स्टार्ट की है। टू द पॉइंट हिस्ट्री की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, ये बात आपको पता है, जहाँ पे मैंने पिछले 5 साल के एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस को कवर किया है, ठीक है। तो अभी तक मैंने 4 टॉपिक उसमें अपलोड किए हैं, तो आप उस सीरीज़ को देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। सो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। सबसे पहले पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है डिंग लिरेन। डिंग लिरेन बिकम्स चाइनाज फर्स्ट मेल वर्ल्ड चेस चैंपियन। तो डिंग लिरेन जो है वो चाइना के पहले पुरुष बन गए हैं जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीते हैं, ठीक है। अस्ताना कजाकिस्तान में ये चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें डिंग लिरेन जो कि चाइना के हैं और ये फर्स्ट मेल बन गए हैं चाइना के जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीते हैं। इन्होंने किसे सक्सीड किया है, तो इन्होंने रिप्लेस करने का काम किया है नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को। तो एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो मैग्नस कार्लसन है वो किस देश के निवासी हैं या खिलाड़ी हैं, तो आंसर हो जाएगा नॉर्वे के हैं और चेस खिलाड़ी हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो डिंग लिरेन है जो कि चाइना के हैं चेस प्लेयर, 2009 में ही बिकम चाइनाज यंगेस्ट चेस चैंपियन एट नेशनल लेवल। तो ये बात आपको डिंग लिरेन के बारे में याद होनी चाहिए। चलिए अगले पर्सन के ऊपर चर्चा करते हैं हम यहाँ पे। ये है डॉक्टर एमएन नंद कुमार। कौन है ये? डॉक्टर एमएन नंद कुमार। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि जो रानी थी एलिजाबेथ सेकेंड, उनकी डेथ के बाद उनके जो बेटे थे किंग चार्ल्स थर्ड, वो ब्रिटेन के राजा बने, है ना, ये बात आपको पता है। तो किंग्स चार्ल्स थर्ड कन्फर ब्रिटेन ऑनरी MBA, MB मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ऑन डॉक्टर एमएन नंद कुमार। तो किंग्स चार्ल्स तृतीय ने डॉक्टर एमएन नंद कुमार को ब्रिटेन की मानद MBE प्रदान की है, मतलब मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इनको दिया गया है। क्यों दिया गया है वो हम देखते हैं। कौन थे ये? तो पहली चीज तो इंडियन ऑरिजिन है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, डॉक्टर एमएन नंद कुमार, और ये बेसिकली कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। इंडियन ब्रिटिशर है, ब्रिटेन में ये बेसिकली अभी रहते हैं। संस्कृत स्कॉलर हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं भारतीय विद्या भवन सेंटर इन लंदन। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय विद्या भवन सेंटर कहाँ है? लंदन में है, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साथ ही साथ संस्कृत स्कॉलर हैं डॉक्टर एमएन नंद कुमार, ठीक है। और इन्होंने ब्रिटेन में इंडियन आर्ट, इंडियन कल्चर को प्रमोट किया है, इसलिए उन्हें ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। अगर यूके के बारे में बात करें तो यूके एक आइलैंड नेशन है, ठीक है, जो कि यूरोप में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 4 कंट्रीज शामिल हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नदर्न आयरलैंड।
ठीक है। तो किंग्स चार्ल्स थर्ड ने MBA टाइटल किसे दिया है? डॉक्टर M.N. नंद कुमार को दिया है, जो कि एक संस्कृत स्कॉलर होने के साथ साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है भारतीय विद्या भवन सेंटर लंदन में। ठीक है, यहाँ पे अब 2 प्लेयर्स के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि ISSF वर्ल्ड कप कहाँ हो रही है? इजिप्ट में हो रही है ना। ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन 2023 कहाँ हो रही है? इजिप्ट में हो रही है। और इसमें शॉटगन में हमें गोल्ड मेडल मिला है, और ये गोल्ड मेडल कौन लेकर आया है? तो हमारे 2 शूटर हैं, एक का नाम है माइराज अहमद खान और दूसरे का नाम है गनीमत शेखोन। तो गनीमत शेखोन और माइराज अहमद खान, इन्होंने ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल भारत को लाके दिया है। अब ये चैंपियनशिप चल रही है, पूरी चैंपियनशिप हो जाए फिर हम लास्ट में पूरी मेडल टैली डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आपको ये 2 प्लेयर्स के नाम याद रखने हैं। ओके, अगले पर्सन है यहाँ पे जस्टिस TS शिवगन्नम, अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। तो यहाँ पे कैलकाटा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, जिनका नाम था जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, उनका टेन्योर मार्च में कंप्लीट हो गया था। मार्च में उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया था। आप सभी को पता है जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका टेन्योर 62 ईयर्स का होता है, 62 साल की उम्र तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, तो उनका टेन्योर मार्च में खत्म हो गया था। फिर मार्च में खत्म होने के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट किसे बनाया गया था? तो मार्च में एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट जस्टिस TS शिवगन्नम को बनाया गया था। और फाइनली यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड यूनियन लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया है। नोटिफिकेशन बताया गया है कि यहाँ पे जस्टिस TS शिवगन्नम को कलकत्ता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, पहले ये एक्टिंग थे, अब ये फाइनल चीफ जस्टिस बन गए हैं। चलिए अगली खिलाड़ी के बारे में हम बात करेंगे, TT स्टार। TT स्टार मतलब टेबल टेनिस स्टार एंड 3 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट और 3 बार ओलंपिक पदक विजेता, जिनका नाम है कासुमी इशिकावा, अनाउंस रिटायरमेंट। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा रिसेंटली कासुमी इशिकावा ने अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट का। वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं या फिर वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो आंसर हो जाएगा, पहली चीज़ तो जापान की खिलाड़ी हैं, जापानीज प्लेयर हैं। इसके अलावा इनका एसोसिएशन टेबल टेनिस से है और इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। इन्होंने 3 बार ओलंपिक मेडल भी लाके दिया है जापान को। ठीक है, 2012 में लंदन में जो ओलंपिक्स हुए थे, फिर आपका जो ब्रोंज मेडल इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक्स में लाके दिया था, और फिर टोक्यो 2020 के ओलंपिक्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था टेबल टेनिस में। तो आपको याद रखना है, कासुमी इशिकावा जो है वो जापान की खिलाड़ी हैं और एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, और इन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है संन्यास के बारे में, रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ठीक है, चलो अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। ये है मीरा श्याल। ठीक है, मीरा श्याल, इनको आपने कई सारी मतलब टीवी शोज, सीरियल्स और सीरीज़ वगैरह में देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, हो सकता है। तो सीरा श्याल रिसीव बाफ्टा फेलोशिप इन लंदन। तो ये सीरा श्याल है और इन्हें रिसेंटली बाफ्टा फेलोशिप दिया गया है लंदन में। अब बाफ्टा फेलोशिप क्या होता है, कब से शुरुआत हुई, वो सारी कहानी हम समझते हैं। तो बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बाफ्टा मतलब होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। ये बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में दिया जाने वाला ये अवार्ड है। ठीक है, तो बाफ्टा फेलोशिप क्या होती है? ये अवार्ड किसी भी एक इंडिविजुअल को दिया जाता है जो एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन करता है फिल्म इंडस्ट्री या फिर टेलीविज़न सेक्टर में, तो ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस साल यहाँ पे सीरा श्याल को बाफ्टा फेलोशिप दी जा रही है, जो कि एक UK बेस्ड इंडियन ओरिजिन एक्टर हैं, स्क्रीन राइटर और नोवेलिस्ट भी हैं मीरा श्याल। ठीक है, इसके पहले इन्हें MBE मतलब मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर और CBE मतलब कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर भी इनको दिया जा चुका है। 2023 में इन्हें बाफ्टा फेलोशिप दी जा रही है। बाफ्टा फेलोशिप पहली बार कब अवॉर्डेड की गई थी? 1971 में की गई थी। तो इनका नाम आपको याद रखना है, मीरा श्याल। चलिए अगली पर्सन के बारे में बात करते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस लिपजिंग बुक प्राइज फॉर यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग इन 2023। तो 2023 में यूरोपीय अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रतिष्ठित लिपजिंग बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा मारिया स्टेपनोवा। बेसिकली ये रशियन है, एक रशियन ऑथर है, बट रशियन से अब ये रशिया में नहीं रहती हैं, ये बर्लिन में रहती हैं। ठीक है ना, तो मारिया स्टेपनोवा पावरफुल वॉइस है, ये रशिया की एक लिटरेचर लिखती हैं, ये एक राइटर हैं, ऑथर हैं,
और बर्लिन में रहती हैं और इन्हें लेप्जिग बुक प्राइज़ दिया गया है। लेप्जिग बुक प्राइज़ की शुरुआत 1994 में की गई थी और इसमें 20,000 यूरोज़ प्राइज़ मनी दी जाती है। तो ये कुछ पर्सन थे जो मैंने बता दिए। आप कुछ खास पर्सन के नाम आप याद रखेंगे। याद तो सारी चीज़ें ही रखनी होती करंट अफेयर्स में, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मीरा शयाल का नाम याद रखना है क्योंकि उनको बाफ्टा फेलोशिप मिली है, ठीक है। अगली पर्सन ये है आपकी काशुमी इशिकावा, टेबल टेनिस खिलाड़ी, जापान की हैं, 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, 3 बार ओलंपिक मेडल इन्होंने जीता है, रिटायरमेंट ले लिया है, आप इन्हें याद रखेंगे। फिर यहाँ पे कैलकाटा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम याद रखना है आपको, टी.एस. शिवगनम, और आपको यहाँ पे याद रखना है आपका डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार। तो ये कुछ एंडिंग लिरेन, तो ये कुछ पर्सन है जिनके नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए। चलो अब हम कुछ और न्यूज़ देखेंगे यहाँ पे, स्टेट और नेशनल न्यूज़। सबसे पहली बात करते हैं नेशनल SC/ST हब स्कीम क्रॉस्ड ओवर 1 लाख बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा एप्रिसिएशन भी दिया गया है जो राष्ट्रीय SC/ST हब स्कीम है और उसमें 1 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि नेशनल SC/ST हब स्कीम जो है वो कब लॉन्च हुई या किस मंत्रालय के द्वारा, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये स्कीम काम करती। 2 ही प्रश्न बनेगा क्योंकि ये नहीं पूछेगा कितने बेनिफिशियरी हो गए, कितने रजिस्ट्रेशन हो गए, ठीक है ना, क्योंकि स्टैटिक वहीं से आता है जो करंट में होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे उन्हीं स्टैटिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे अप्रिशिएट किया गया नेशनल SC/ST हब स्कीम को। इस स्कीम की शुरुआत 2016 में अक्टूबर 2016 में इस स्कीम की शुरुआत हुई थी और MSME जो हमारा मंत्रालय है ना, MSME मंत्रालय के द्वारा ये स्कीम रन की जाती है। बेसिकली इस नेशनल SC/ST हब स्कीम में क्या होता है, जो SC एंड ST कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, एम्पावर करने की कोशिश की जाती है कि वो भी अपना बिजनेस खोलें, अपना स्टार्टअप को ओपन करें। तो उनको प्रोत्साहन राशि वगैरह इस स्कीम के अंतर्गत दी जाती है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंतर्गत स्कीम रन होती है। नेशनल SC/ST हब स्कीम 2016 में अक्टूबर में इस स्कीम की शुरुआत की गई थी टू एम्पावर एंड प्रमोट एंटरप्रेन्योर अमंग SC/ST कम्युनिटीज़। ओके, अगली बात करते हैं NTPC एंड NPCIL के द्वारा यहाँ पे पैक्ट साइन किया गया है, एक जॉइंट वेंचर इन्होंने तैयार किया और ये लोग अब न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप करेंगे। तो NTPC सभी को पता है कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होता है ना। तो आपका NTPC नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है और 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। अब NPCIL क्या होता है? NPCIL का मतलब है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो NTPC और NPCIL ने जॉइंट वेंचर यहाँ पे साइन किया, एक एग्रीमेंट साइन किया कि दोनों मिलकर हमारे देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप करेंगे। अब कहाँ पर ये लोग सेटअप करेंगे? तो कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि आपका जो हैवी वाटर रिएक्टर प्रोजेक्ट है कहाँ पर लग रहा है? चुटका गांव कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे 700 मेगावाट के, एंड माही बांसवाड़ा राजस्थान में एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट 4 यूनिट सेटअप की जाएंगी 700 मेगावाट की। और इनको कौन तैयार कर रहा है? NTPC एंड न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की मदद से तैयार किया जाएगा। अगर प्रेजेंट में हम NTPC की कैपेसिटी के बारे में बात करें कि कितनी एनर्जी जनरेट करता है NTPC, तो प्रेजेंट में NTPC 71 गीगावाट एनर्जी जो है वो इसके पास जनरेशन कैपेसिटी है, जिनमें से 3 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी ये जनरेट करता है। ओके, चलिए अभी आपको पता है कि भारत जो है वो हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, हम जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उसके लिए UPI को परमिशन दिया है और कहा भी है कि हम इंडियन रुपी में ट्रेड करेंगे। ये सारी कहानी आपको पता है कि हम रशिया के साथ हो गया, श्रीलंका के साथ हो गया, हम इंडियन रुपी में ट्रेडिंग करते हैं। अब यहाँ पर और भी आसान करने के लिए ट्रेडिंग एक और यहाँ पे समझौता किया गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इंडिया एंड रशिया एक्सप्लोर एक्सेप्टिंग रुपे एंड मीर कार्ड फॉर इजी पेमेंट। तो भारत और रशिया ने आसान भुगतान के लिए रुपे कहाँ का है? इंडिया का है। एंड मीर कार्ड कहाँ का है? रशिया का है। तो मीर कार्ड और रुपए को एक्सेप्ट कर रहे हैं ये इजी पेमेंट करने के लिए, जिससे आप आसानी से पेमेंट कर सके दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे रिसेंटली हमें बताई गई है। कब बताई गई है? तो यहाँ पर एक मीटिंग हो रही थी, इंटरनल गवर्नमेंट कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक
साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चर कॉर्पोरेशन की मीटिंग हो रही थी, जिसको हेड कौन कर रहे थे? हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी इसको हेड कर रहे थे। और तब ये एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है कि दोनों देश रुपए और मी कार्ड में जो है वो ट्रांजेक्शन्स को एक्सेप्ट करेंगे, पेमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। चलो अगली बात यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट टेस्ट लॉन्च ऑफ न्यू लो कॉस्ट स्टार सेंसर सक्सेसफुली कंडक्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ टर्म्स हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टार सेंसर के बारे में। अब ये स्टार सेंसर क्या होता है, जिसको रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है, किसने इसे तैयार किया है, इसका काम क्या है, वो सब हम यहाँ पे देखते हैं। क्योंकि ये पहला है तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डेवलप किया है एक लो कॉस्ट स्टार सेंसर। और इस स्टार सेंसर का नाम क्या है? स्टार बेरी सेंस। इसको तैयार किया है। अब ये सेंसर क्या करेगा? इस सेंसर का यूज़ हम एस्ट्रोनॉमी और स्मॉल क्यूबसेट सैटेलाइट में करेंगे। ठीक है, किस तरीके से यूज़ करेंगे और स्मॉल क्यूबसेट सैटेलाइट क्या होते हैं? तो ऐसे सैटेलाइट जो कि आपके रिसर्च वर्क में हम स्पेस क्राफ्ट में यूज़ करते हैं, इनको हम नैनो सैटेलाइट भी बोल सकते हैं। उन्हें हम स्मॉल क्यूबसेट सैटेलाइट कहते हैं। तो जब हम इनको स्पेस में लॉन्च करते हैं, हम जब किसी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करते हैं तो उसका एक्यूरेट लोकेशन क्या है ना, एक्यूरेट लोकेशन क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इन सेंसर का यूज़ करेंगे। स्टार सेंसर इज एन इंस्ट्रूमेंट that was used by the satellite to help identify its location in space। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि स्टार सेंसर क्या होते हैं। इनका उपयोग हम सैटेलाइट में करते हैं, जिससे हम स्पेस में सैटेलाइट की लोकेशन को प्रोजेक्ट कर सकें। तो इन्हीं स्टार सेंसर को यहाँ पे रिसेंटली रिसर्चर्स के द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के डेवलप किया गया है, जो कि बहुत कम कॉस्ट में तैयार किया गया है। और इसका यूज़ हम एस्ट्रोनॉमी में और स्मॉल क्यूबसेट सैटेलाइट में हम करने वाले हैं। क्लियर इतनी चीज़ें। अगली बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में। इसका फॉर्मेशन 1971 में हुआ था और हेड ऑफिस आपको बेंगलुरु में दिखेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर काम करने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि अपने आप में पहला एडिशन है। ठीक है, फर्स्ट एडिशन आशियान एंड इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज बिगिन इन साउथ चाइना सी। देखिएगा, आशियान जो कंट्रीज़ हैं, है ना, और इंडियन नेवी, तो आशियान कंट्री और इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट हो गई और ये पहला एडिशन है। इसमें भारत का INS सतपुरा और INS दिल्ली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये 2 अलग अलग फेजेस में होगी। ठीक है, पहली फेज जो है वो आपकी सिंगापुर में होगी 2 मई से लेकर 4 मई के बीच में। कहाँ पर? चांगी नेवल बेस में। हार्बर फेज इस एक्सरसाइज का कहाँ पर शेड्यूल किया गया है? तो चांगी नेवल बेस सिंगापुर में इसको तैयार किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा 2 से लेकर 4 मई के बीच में। और इसे होस्ट कौन कर रहेगा? तो आप देखेंगे यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी और इंडियन आर्मी दोनों मिलके यहाँ पर ये हार्बर फेज की जो एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करने वाले हैं। सी फेज जो होगा वो 7 और 8 मई में कंडक्ट होगा। कहाँ पे? साउथ चाइना सी में। ये पहली एक्सरसाइज हो रही है आसियान देशों के बीच में और इंडियन नेवी के बीच में। ठीक है, तो सिंगापुर में हो रही है, सिंगापुर के नेवल बेस में, और साउथ चाइना सी में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाएगा। भारत की तरफ से INS सतपुरा और INS दिल्ली पार्टिसिपेट करेंगे। INS दिल्ली जो है वो पूरी तरीके से इंडिजीनियस, मतलब मेड इन इंडिया, इंडिया का पहला इंडिजीनियसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। क्या है ये? गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है। वैसे ही INS सतपुरा जो है वो भी इंडिजीनियसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है। ओके, अगली बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया अनाउंस गवर्नमेंट ग्रांट फॉर प्रोजेक्ट इन कारगिल। सो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ग्रांट देने की परमिशन दी है कारगिल में प्रोजेक्ट में। ठीक है, कारगिल के प्रोजेक्ट में ग्रांट मतलब सहयोग करना, राशि प्रदान करना किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो ये पहली बार हो रहा है हिस्ट्री ऑफ लद्दाख में। First time in the history of Ladakh, the Australian High Commissioner in India has announced its government grant for a project in Kargil। पहली बार ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के द्वारा कोई ग्रांट दिया गया है किसी प्रोजेक्ट के लिए जो कि लद्दाख में रन होता है, और इस प्रोजेक्ट का नाम है रिटर्न टू रूट। रिटर्न टू रूट बेसिकली हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसको ही इम्प्लीमेंट करने के लिए, एजुकेशन को और भी अच्छा करने के लिए ग्रांट दिया जा रहा है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर इंडिया में कौन है? बैरी ओ फेरल है। ठीक है, बैरी ओ फेरल।
लास्ट न्यूज़ बात करेंगे स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन जो है इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कब तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है? तो जून 2024 जून 2024 तक के लिए स्मार्ट सिटी मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है। ये अनाउंसमेंट यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री के द्वारा दी गई है। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट है क्या बेसिकली वो हम समझते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी को सिलेक्ट किया गया है और 100 सिटीज़ को हमने सेलेक्ट किया है जिसे हमें स्मार्ट सिटी बनाना है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2015 में हुई थी। 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी। ओके, सो अगर क्वेश्चन आता है कि स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जून 2024 तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि स्मार्ट सिटी मिशन को की शुरुआत कब हुई थी, 2015 में की गई थी, जिसके अंतर्गत 100 सिटीज़ को हमने चूज़ किया है और ये हमने जो सिटी सिलेक्ट करने का काम किया है ये जनवरी 2016 से जून 2018 तक हमने ये काम किया है। इसके अंतर्गत हमें जून 2023 तक, जून 2023 तक इन सिटीज़ को हमें स्मार्ट सिटीज़ बनाना था। इसमें कई सारे प्रोजेक्ट रन हो रहे थे और केवल लगभग 2 महीने ही बचे हैं, लेकिन अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। लगभग 75% ही काम कंप्लीट हुआ है। तो आने वाले 2 महीनों में ये पॉसिबल नहीं था कि पूरा काम कंप्लीट हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जो डेडलाइन थी उसको एक्सटेंड कर दिया है। अगर मैं फंड के बारे में बात करूं तो यहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 71,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया था, जिनमें से 38,000 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। बाकी का फंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा दिया गया था। ठीक है, लेकिन अराउंड 90% ऑफ द रिलीज फंड हैव बीन यूटिलाइज्ड। तो यहाँ पे लगभग 90% जो फंड था यूटिलाइज हो चुका था, लेकिन बचा हुआ काम तो अभी बचा हुआ है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा बजट था 2023-24 का, उसमें भी 8,000 करोड़ रुपए जो है वो स्मार्ट सिटी मिशन के लिए दिया गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि 2023-24 के बजट में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितना बजट दिया गया था? तो 8,000 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे दिया गया था। ओके, चलो अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो ओबीसी कम्युनिटी रहती है बिहार में, उनका सेंसस किया जा रहा था, उनकी गणना की जा रही थी। तो बिहार के बाद अब ये शुरू किया है किसने? उड़ीसा स्टेट ने। सो उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट बिगिन सर्वे ऑफ ओबीसी आफ्टर बिहार। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 14 एप्लीकेशन को जम्मू एंड कश्मीर में बैन कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इन एप्लीकेशन को जो टेररिस्ट ग्रुप है वो भी यूज़ कर रहे थे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे देखिए इंडिया और यूएई के बीच में हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वापस से शुरू कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि हम 2026 और 27 तक लगभग $50 बिलियन का ट्रेड करेंगे यूएई के साथ। ओके, इंडिया एक्सपोर्ट टू द यूएई आर एक्सपेक्टेड टू रीच $50 बिलियन बाय द 2026-27। अभी हम $31.3 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। अगली बात करते हैं सैंटियागो पेना। ये बन गए हैं पराग्वे के प्रेसिडेंट। तो पराग्वे का प्रेसिडेंट कौन बन गया है? तो सैंटियागो पेना बन गए हैं। ये हमारी हेडलाइंस है। जो भी न्यूज़ हमने डिस्कस की है वो ही आपको हेडलाइन के फॉर्म में मिलेंगी। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ में तो सारी जानकारी होगी। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्री टू क्रिएट नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। तो भारत और कौन सा देश मिलके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर सेटअप कर रहा है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूके। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच यूटी हैज ऑर्गेनाइज अ 2-day सिंथाल स्नो फेस्टिवल। तो सिंथान स्नो फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर में किया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड अ 3-day हेरिटेज फेस्टिवल। तो 3 दिन का हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ पर रन हुआ? गोवा में रन हुआ। कहाँ पर? गोवा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच स्टेट हाउसिंग बोर्ड हैज रिसीव नेशनल अवार्ड फॉर रियल इस्टेट। तो यहाँ पे रियल इस्टेट अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान की हाउसिंग बोर्ड को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ ADB लोन इन एशिया। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सबसे अधिक लोन किस कंट्री को दिया गया? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन डी। Formula 1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? तो ये ग्रैंड प्रिक्स जो है वो सर्जियो पेरेज ने जीती है, जो कि मैक्सिकन कार रेस ड्राइवर है। ऑप्शन डी। आयुष्मान भारत दिवस हम कब मनाते हैं? तो हर साल आयुष्मान भारत दिवस को हम 30 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लैंक टेल्स द प्रोग्रामर व्हाट टाइप ऑफ एरर
इट फाइंड्स एंड often मार्क्स द एग्जैक्ट लाइन ऑफ कोड वेयर द बग आर फाउंड। तो जो बग को ट्रेस करता है उसे हम क्या कहते हैं, डीबगर कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है एन SSID इज यूज टू ऑथेंटिकेट द कनेक्शन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। SSID का यूज हम किस कनेक्शन के ऑथेंटिकेशन के लिए करते हैं, तो आंसर हो जाएगा वायरलेस कनेक्शन। जब आप वायरलेस कनेक्शन करते हैं तब आपको SSID की ज़रूरत होती है। SSID जो है वो 32 कैरेक्टर की एक यूनिक आईडी होती है जो कि वायरलेस नेटवर्क को सेटअप करने में मदद करेगी। सर्विस सेट आइडेंटिफायर, SSID इसका फुल फॉर्म है, ठीक है ना। सर्विस सेट आइडेंटिफायर ये कितने बाइट तक का हो सकता है, तो ये 32 बाइट तक लॉन्ग हो सकता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है LED हम सभी को पता है। अब यहाँ पे लेकिन LED के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है OLED के बारे में। LED मतलब लाइट एमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। OLED इज अ टाइप ऑफ फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले सिमिलर टू द LCD। OLED क्या है, एक फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले है जो कि LCD के समान होता है। यहाँ पे पूछा गया कि O का मतलब क्या है, O का मतलब होता है ऑर्गेनिक। O का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक, ऑप्शन डी करेक्ट है। अ डिजिटली रिकॉर्डेड डेट एंड टाइम इज ऑल्सो टर्म एज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम स्टैम्प बोलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ अ प्रोसेसर। तो इनमें से कौन सी प्रोसेसर के मेजरमेंट की स्पीड की यूनिट नहीं है, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ प्रोसेसर नहीं है, गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, MIPS या MBPS, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके कल मैंने आपको मेटा लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन किया था, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही आंसर दिया था कि XML जो है वो आपकी मेटा लैंग्वेज कहलाती है। तो आज इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट में देना, सही आंसर भी वहीं पर रिप्लाई कर देंगे हम। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर एंड बाय बाय।